हाँ जी दोस्तों, तो अब हमने खत्म कर लिया है अपने रजिस्टर एंड रिटर्न के पार्ट को। अब बात आती है मीटिंग्स को लेके। अब मीटिंग्स में हमने देखा था दो एरिया है, एक तो एक्चुअल में मीटिंग्स है और दूसरे है उसके प्री रिक्विजिट्स। अब इसको अगर हम समझने जाए तो बेसिकली क्या है, मीटिंग के अंदर क्या बातें आएंगी, तो आपको पता है दो टाइप की मीटिंग होगी, सेक्शन 96 और सेक्शन 100, जो बात करेंगे एजीएम की और ईजीएम की, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इन दोनों के ऊपर बात आएंगी। बीच के जो कुछ सेक्शन है उसके अंदर पनिशमेंट्स लिखी हुई है और ट्रिब्यूनल के पावर्स वगैरह दिए हुए। तो जनरली बात करें तो दो मीटिंग्स है। अब वो मीटिंग जो होते हैं उस मीटिंग के पहले क्या कार्रवाई की जाती है, मीटिंग होते वक्त क्या कार्रवाई की जाती है और मीटिंग होने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है, इनके ऊपर बात करता है आपका सेक्शन नंबर 101 से लेके 120 तक। ठीक है, मतलब फर्दर के जितने सेक्शंस हैं वो उसके ऊपर डील करते हैं। तो अब हमें ये पढ़ना पहले जरूरी बन जाता है, क्योंकि हम मीटिंग को अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब हमें पता होगा कि उस मीटिंग से पहले क्या क्या काम करने होते हैं, मीटिंग के दौरान क्या क्या काम करने होते हैं, और एक बार मीटिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमें करने होते हैं, क्या क्या प्रोविजन हमारा एक्ट बताता है। ठीक है, तो इसलिए हम भी उस 4 सेक्शन को छोड़ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 5 सेक्शन को, कि 96 से लेके 100 तक क्या होगा वो हम बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे प्री रिक्विजिट्स कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको वो करने से पहले पता होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपकी बात आती है। अब उसके दो पार्ट हैं जिसको हम कहते हैं बिफोर मीटिंग। उस बिफोर मीटिंग को अपन पहले देखने वाले हैं। बिफोर मीटिंग में आपका पहला आता है नोटिस, कि भैया सीधी सी बात है, आप मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हो तो उससे पहले सूचना तो दोगे ना कि किन किन लोगों को मीटिंग में अटेंड होना, अटेंडेंस लगानी है। उनको नोटिस दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो कंपनी उनको नोटिस देती है, वो देती है सेक्शन 101 के अंदर। फिर आपने पीछे भी एक दो जगह देखा था और आपको एक जनरल पता होगा कि कभी कभार हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देने होते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने सिर्फ नोटिस दे दिया कि भैया मीटिंग में आ जाओ, और मीटिंग के अंदर अगर मैं कोई स्पेशल चीजें डिस्कस करने वाला हूं, मतलब कि स्पेशल इसलिए रखी गई है, या ऐसा सिंपली कह लें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया आपको कुछ तूफानी करने का सूझा जो कि आपका एजीएम में नहीं चल रहा था। एजीएम क्या था, जो साल में एक बार होती है, जिसके अंदर बेसिकली फाइनेंशियल वगैरह को डील करते हैं, डिविडेंड वगैरह देना नहीं देना इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। पर आपको उसके अलावा जरूरत पड़ गई मीटिंग की, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे डील हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने हैं विच इज नॉट नॉर्मल, नॉट ऑर्डिनरी। तो वैसी चीजों का जब आप नोटिस दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, नोटिस के साथ साथ आपको और क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये क्या होगा, ये वो एक्सप्लेनेशन पहले मिल जाएगी उन सारे मेंबर्स को, उन सभी लोगों को जो मीटिंग में आने वाले हैं, ताकि उसके बारे में वो थोड़ा बहुत सूझ समझ लेके आए। मतलब ऐसा नहीं ना मीटिंग में पहुंचे सीधा अटैक लग रहा है, बोल रहे हैं डिसीजन दो। अब वो डिसीजन क्या देंगे, उनको समझने में टाइम लग सकता है। तो इसलिए उस मीटिंग की जो भी चीजें हैं जो आप उसमें चर्चा करने वाले हो, उसके बारे में एक सूचना, एक पहले से थोड़ा सा उसका एक कह सकते हैं कि ओवरव्यू आपको पहले दे देना होता है सेक्शन 102 के अंदर, उन्हीं सभी लोगों को जिनको आप नोटिस दे रहे हो मीटिंग में आने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा सोच समझ के आए, उस चीजों के ऊपर थोड़ी सी तैयारी करके आए। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शन को हम फटाफट से पहले खत्म करते हैं। तो पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 101 की। ओके, सेक्शन 101 जो बात करता है वो बात करता है नोटिस की। अब नोटिस के लिए देखो क्या कहा गया है। नोटिस के लिए जनरली कहा गया कि नोटिस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि क्या लेंथ होना चाहिए, कि नोटिस कितने दिन पहले दे दिया जाए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भैया कम से कम 21 क्लियर डेज, 21 क्लियर दिन है, साफ साफ 21 दिन होने चाहिए जिससे पहले आप नोटिस दे दोगे। मतलब जिस दिन मीटिंग होनी है उससे कम से कम, आप 25 दिन पहले दे दो बहुत अच्छी बात है, 30 दिन पहले दे दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 21 दिन पहले जो है वो अपने नोटिस को दे देना। अब यहाँ पे देखो एक 6 पॉइंट आ रहा है, वो 6 पॉइंट को जरा फुटनोट में देख लेते हैं। फुटनोट बेसिकली क्या कह रहा है कि जो स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी होती है उनके ऊपर ये सेक्शन 101 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल। मतलब कि उनके आर्टिकल को ये पावर दे दी गई है कि अगर आर्टिकल में स्पेसिफाई कर दिया जाए तब तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट अगर आर्टिकल के अंदर स्पेसिफाई नहीं है इस नोटिस के बारे में कुछ भी, तो वो इस वाले सेक्शन को फॉलो करना उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। किसके लिए, स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के लिए ना। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा कि लेंथ ऑफ नोटिस जो है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 21 क्लियर डेज। मतलब कि मीटिंग जिस दिन आपको रखनी है उससे कम से कम 21 साफ सुथरे दिन में आपको नोटिस दे देनी है। 21 से ज्यादा हो सकता है, 21 से कम आपका नहीं होना चाहिए। अब 21 दिन के ऊपर देखो फिर एक नोट है 7 पॉइंट का, वो नीचे क्या कहता है, वो बात करता है सेक्शन 8 कंपनी की। सेक्शन 8 कंपनी को यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी गई है। वो क्या दी गई है कि आपको 21 दिन के बदले 14 दिन में भी काम करो ना, चल जाएगा। मतलब आप अगर 14 दिन पहले भी नोटिस देते हो मीटिंग के लिए तो लोगों को आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर आपका वायलेशन नहीं माना जाएगा। पर शर्त क्या है कि वही सेक्शन 8 कंपनी ने किसी भी टाइप की डिफॉल्ट नहीं किया हो किसके अंदर, फाइलिंग के अंदर। फाइलिंग का डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, सेक्शन 92 और सेक्शन 137 आपको अच्छे से पता है। अब जरा एक चीज को समझो, यहाँ पे जो 21 दिन की बात कर रहा है और जो 14 दिन की बात कर रहा है, क्या है 21 दिन है। अगर दिन ज्यादा होंगे तो ये किसके लिए अच्छा है, अगर नोटिस का जो पीरियड होगा वो अगर ज्यादा होगा तो वो किसके लिए अच्छा है, वो जो मीटिंग में आने वाले मेंबर्स हैं उनके लिए अच्छा है, और कंपनी के लिए क्या है वो एक तरीके से बुरा है।
जितना नोटिस का टाइम कम होगा, पीरियड कम होगा, वो कंपनी के लिए अच्छा है। तो जब सेक्शन 8 को बेनिफिट दिया गया कि भैया 14 दिन में भी तुम काम चला लो, तो वो खुश होगी कि भैया अच्छा 21 दिन से बदले 14 दिन में काम चलेगा। क्यों अच्छा है? क्योंकि भैया उनको अगर कुछ शॉर्ट डिसीजन लेना है या फिर वो डिले, अब वो पहले 1 महीने पहले 2 महीने पहले नोटिस दें, उसके बाद जाके लोग आएंगे, तो लोगों के लिए अच्छा, वो वापस आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन कंपनी के लिए दिक्कत है कि उनको ये चीजें इतने दिन पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि कब मीटिंग रखनी है उनको। बट अगर यही पीरियड छोटा हो, 3 दिन, 10 दिन, 14 दिन का हो, तो वो कंपनी के लिए अच्छा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक 14 दिन किया गया, एक तरीके से एक प्रकार का बेनिफिट दिया गया सेक्शन 8 कंपनी को। लेकिन ऑब्वियस बात है, बेनिफिट मिलेगा तो आपको कंप्लायंसेस पूरी रखनी पड़ेगी। कंप्लायंसेस का मतलब कोई भी उसके अंदर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फिर कहा गया कि भैया जो नोटिस दिया जाएगा ये कैसे दिया जा सकता है? तो ऑब्वियस बात है, आप राइटिंग में दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे सकते हो, या फिर किसी भी और अदर मोड से दिया जा सकता है। अब इसमें कहा गया एक रूल नंबर 18 जो बात करता है मोड की। अब मोड में कहा गया कि जो आपको ईमेल दिया जाता है वो ईमेल किस किस प्रकार से दिया जा सकता है, उसके ऊपर बस एक क्लैरिफिकेशन है कि भैया ईमेल के अंदर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ हो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल के अंदर आपको अटैचमेंट लगा के दे दी जाए, नोटिस फॉर्म करके, बेसिकली उसके अटैचमेंट के रूप में आपको ईमेल दी गई है, तो वो भी एक तरीके से आपको नोटिस का ही काम करेगा। आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक लिंक दे दिया गया, कोई नोटिफिकेशन के थ्रू कोई लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, तो वो भी आपका ईमेल का ही काम करेगा, नोटिस सेंड ही माना जाएगा उसको भी। या फिर आपको कोई यूआरएल दे दिया गया, आप देखते हैं जैसे कोई लिंक दे दिया जाता है, जैसे अपनी वेबसाइट पर कोई लिंक दे दिया गया, आपने लिंक पे क्लिक किया, मेल आई, मेल में एक लिंक था, लिंक पे आपने क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट खुल गई और वहां पे बेसिकली क्या पड़ा हुआ था, वहां पे एक नोटिस पड़ा हुआ था मीटिंग के रिगार्डिंग, तो वो भी आपका एज सच वही माना जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर बात आती है कि भैया जो ईमेल आईडी होती है जिसके ऊपर आपको ये मेल किया जाएगा, ये कौन सी ईमेल आईडी होगी? तो बेसिकली ये वो ईमेल आईडी होती है जो कि कंपनी के रिकॉर्ड में भी होता है, एज वेल एज जो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी मतलब जहां पे वो मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उनके पास वो डिटेल प्रोवाइड होता है, उनके पास वो डिटेल रखा हुआ होता है, उनसे कंपनी लेती है और उन्हीं एड्रेसेस पे आपको मेल कर देती है। फिर यहाँ पे एक बात आती है कि भैया हो सकता है मेल आईडी चेंज होती रहे, पता लगे 2 साल 10 साल पहले कोई मेल आईडी दी थी, आप उस पर मेल किए जा रहे हो नोटिस के लिए, मीटिंग के लिए, वो उन तक पहुंच ही ना रही हो, तो यहाँ पे एक फिर ऑब्लिगेशन डाला जाता है कंपनी के ऊपर। क्या कहा गया कंपनी को कि भैया आप क्या करोगे, आप हर साल अपने सारे मेंबर्स को एक मौका दोगे। क्या मौका दोगे? कि भैया आप अपनी अगर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर नहीं करा रखी है तो रजिस्टर करा लो, अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजेस और आपको अपडेशन कराना है तो आप अपडेशन करा लो। हर साल एक बार आपको कम से कम ऐसा करना पड़ेगा, एक बार ये मौका एडवांस में देना पड़ेगा, मीटिंग होने से पहले आपको एक बार ये मौका देना पड़ेगा कि जो लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं ईमेल आईडी वो रजिस्टर करा लें। इनकेस अगर ईमेल आईडी उनकी चेंज हो गई है तो अपनी नई ईमेल आईडी को अपडेट करा लें, ताकि अगर कल को आपको नोटिस भेजा जाएगा तो वो वैलिड माना जाए। तो ये मौका भी देना है, इस चीज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी की तरफ से, ठीक है ना। अब ये तो कहा गया कि भैया आपने नोटिस तो जैसे देना था वो दे दिया, अलॉन्ग विद दैट आपको इसको प्लेस करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर भी। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर भी चिपकाना पड़ेगा कि भैया ये नोटिस है और इस डेट पे इस तरीके से मीटिंग रखी जा रही है, वगैरह वगैरह, जो भी उसकी दस्तावेज, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी चीजें आपको अपनी वेबसाइट पे भी डालनी पड़ेगी। एंड अगर कोई वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि आपको हर एक मीटिंग की जानकारी वहां पे भी देनी है, तो आपको वहां पे भी उसको पब्लिश करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे क्लैरिटी के लिए एक चीज दी गई है, क्या कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है 21 क्लियर डेज। व्हाट इज मीन बाय 21 क्लियर डेज? तो 21 क्लियर डेज का मतलब होता है कि 21 दिन वो वाले जिसके अंदर जिस दिन नोटिस भेजा गया वो दिन भी काउंट नहीं होगा, और जिस दिन वो पहुंचा, मतलब जिस दिन की मीटिंग थी वो दिन भी काउंट नहीं होगा। 21 डेज होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई भी किसी टाइप का कोई अंश आवर्स की भी कटौती ना हो, साफ सुथरे बिल्कुल। 21 दिन का मतलब क्या है कि जिस दिन मैं नोटिस भेज रहा हूं वो दिन को भी काउंट नहीं करना, और जिस दिन मीटिंग है वो दिन भी काउंट नहीं जाएगा, उनको एक्सक्लूड करके कम से कम बीच में 21 दिन आपके एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। ये क्लियर डेज की आपकी क्लैरिफिकेशन थी ना। बात आती है कि भैया किस किस को जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा। जनरल मीटिंग कोई सी भी हो सकते हैं, एजीएम, ईजीएम, इधर, ठीक है। तो इसका नोटिस किस किस को दिया जाएगा? तो यहाँ पे इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनको दोगे। अगर आपके मेंबर्स हैं जो कि जिनकी डेथ हो रखी है, डिसीज्ड मेंबर है, तो ऑब्वियसली बात है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। और अगर आपके मेंबर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो रखे हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके किसको दिया जाएगा? असाइनी को दिया जाएगा। तो ये 3 जो बात हो गई मेंबर से रिलेटेड की। मेंबर है इटसेल्फ तो उसको दे दो, नहीं तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट उसके असाइनी को दे दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है और किसको दिया जाएगा जी? ऑब्वियसली बात है डायरेक्टर्स को दिए जाएंगे। और किसको दिया जाएगा? और दिया जाएगा ऑडिटर ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी का ऑडिटर है उनको भी इसका नोटिस मिलेगा। तो ये 5 कैटेगरी में है डिवाइडेड जिनको की नोटिस दिया जाता है। मेंबर, इन केस ऑफ डिसीज्ड मेंबर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर असाइनी। एंड आता है ऑडिटर या ऑडिटर्स ऑफ कंपनी, हो सकता है मल्टीपल ऑडिटर्स हैं, ज्वाइंट ऑडिटर्स हैं, तो जितने भी ऑडिटर्स होंगे सभी को सूचना दी जाएगी। एंड हर एक डायरेक्टर को दी जाएगी। हर एक डायरेक्टर का मतलब क्या है? कोई स्लीपिंग डायरेक्टर है उसको भी दिया जाएगा, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको भी दिया जाएगा, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको भी दिया जाएगा।
जो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको भी दिया जाएगा। मतलब हर टाइप का डायरेक्टर्स को इसका नोटिस देना जरूरी है ना। इसके ऊपर एक एग्जांपल आता है, फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट आएगा शॉर्टर नोटिस का। एग्जांपल जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस एग्जांपल का वैसे ना आंसर एक तरीके से बाद में दिया हुआ, एग्जांपल इन्होंने प्लेस गलत किया, बट इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए जिक्र कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है मिस्टर अबीर फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी एलेक्सर प्राइवेट लिमिटेड सिंस इट डिड नॉट सर्व द नोटिस टू हिम फॉर अटेंडिंग द एजीएम। अच्छा, जिन्होंने कंप्लेंट कर दिया, इन्होंने नोटिस नहीं दिया। द कंपनी इन टर्न प्रोवाइडेड द प्रूफ दैट दे हैड सेंट द नोटिस बाय वे ऑफ एन ईमेल टू मिस्टर अबीर। उन्होंने कह दिया कि हमारे पास प्रूफ है जी, हमने तुम्हें मेल किया था इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द एजीएम ऑफ द कंपनी। अबीर एलिजेस दैट नेवर रिसीव्ड द मेल। अबीर कह रहा जी हमें तो मेल मिला ही नहीं, कंपनी कह रही हमने भेज दिया। स्टेट वेदर द कंपनी इज लायबल एज अ गिल्टी फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रीड विद रूल्स। तो बताओ जी कंपनी की कोई दिक्कत है क्या? कंपनी प्रूव कर रही है। तो यहां पे सिंपली क्या कहा जाता है कि भैया कंपनी को भेजना है, ये कंपनी का ऑब्लिगेशन है। अब रास्ते में अटक गया, ईमेल का सर्वर का कोई इश्यू हो या किसी और कारण से, किसी भी कारण से अगर सामने वाली पार्टी के पास नहीं पहुंचता तो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं है। कंपनी के पास प्रूफ होना चाहिए बस कि उन्होंने भेज दिया, जो कि आपने पीछे भी देखा था। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन नहीं किया। अगर ट्रांसमिशन में कोई भी फेलियर हो जाता है जो कि कंपनी के कंट्रोल के बियॉन्ड है, कंपनी ने एक बार क्लिक बटन दबा दिया, कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, अब आगे जाके सर्विस में लेके, ट्रांसमिशन में लेके, किसी भी चैनल से, किसी भी कारण की वजह से कोई भी अगर दिक्कत आ गई और उसके पास मेल नहीं पहुंचा तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है ना। एक बहुत अच्छा अपने आप में एक पॉइंट आता है, अपने आप में एक क्वेश्चन आता है जो कहा जाता है कि क्या मीटिंग को शॉर्टर नोटिस में बुलाया जा सकता है? मतलब 21 दिन की बात तो हो गई, क्या 21 दिन से कम के नोटिस में भी बुलाया जा सकता है? तो इसको यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्या कि हाँ, 21 दिन से कम के पीरियड में भी आपके नोटिस को बुलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है? कंसेंट होना जरूरी है। अब कंसेंट कैसा होना जरूरी है? तो इसके लिए दो वैरायटी है। नंबर 1 वैरायटी बात करता है आपका एजीएम के लिए कि अगर एजीएम की बात हो रही है तो उसके केस में आपके पास कम से कम कंसेंट होना चाहिए 95% या उससे ज्यादा, मतलब 95% से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि 95% या उससे ज्यादा लोग अगर आपके इंटाइटल्ड हैं, जो भी वोट करने वाले लोग होते हैं वो इसके ऊपर इंटाइटल्ड हैं कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें 3 दिन में बुलाना है बुला लो जी, 95% लोग एग्री हैं जो भी वोट करेंगे उस मीटिंग के अंदर, तो उस केस में आप जल्दी भी बुला सकते हो। शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है, शॉर्टर नोटिस कुछ भी हो सकता है 21 दिन से जो कि कम है, 2 दिन हो, 10 दिन हो, 12 दिन हो, कुछ भी हो, 21 दिन से कम है तो वो शॉर्टर नोटिस है। ठीक है, तो कब पॉसिबल है? तो एजीएम के केस में कम से कम एग्री होनी चाहिए 95% या उससे अधिक लोग जो भी एंटाइटल्ड टू वोट होते हैं, तो उस केस में बुलाया जा सकता है। एनी अदर मीटिंग की बात करें विच इज ऑब्वियसली ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो वहां पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर 1 कैटेगरी इज कि अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो दो कंडीशन लगाए गए हैं। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी है विच इज हैविंग शेयर कैपिटल, तो दो कंडीशन है। नंबर 1 कि मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स जो है, जो भी वोट के लिए इंटाइटल्ड हैं, वो एग्री होने चाहिए, पहला। एंड बीच में क्या है? एंड कि वो जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करने चाहिए कम से कम 95% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल जो भी कंपनी की है। तो उस केस में ही आपको एलिजिबिलिटी है कि आप शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हैं। अब इसका जरा एग्जांपल समझो कि सपोज करो 10 ऐसे मेंबर हैं जो कि वोट देने वाले हैं, 10 लोग हैं जो वोट देने वाले हैं। अब 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो कि एग्री है कि भैया कम टाइम के लिए बुला लो, लेकिन उन 6 लोगों की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 80% ही है कंपनी की। तो उस केस में क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 3 लोग ऐसे हैं जो कि एग्री हैं कि भैया शॉर्टर नोटिस में बुला लो, 10 में से 3, और इन 3 लोगों की जो शेयर कैपिटल है वो 96% है, तो क्या एग्री हो पाएगा? तो भी एग्री नहीं हो पाएगा। ऑल्दो 96% तो हो गए, लेकिन मेजोरिटी एग्री नहीं है, क्योंकि 10 में से 3 जो है वो मेजोरिटी नहीं है, 50% से ज्यादा होने चाहिए, तो वो मेजोरिटी में आएगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 6, 7, 8 इतने लोग मेंबर एग्री हो, 8, 9, 10 वॉटेवर, और जो उनकी शेयर कैपिटल का पोर्शन होगा वो 95% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगी तो ही जाके आप शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हो। अदर देन एजीएम की बात हो रही है। दूसरी बात होती है कि भैया जो कंपनी ऐसी जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, उस केस में सीधा सीधा कहा जाता है कि भैया जितनी भी वोटिंग पावर है उसमें अगर 95% वाले एग्री हो गए या उससे ज्यादा के एग्री हो गए तो बुला लो, अदरवाइज नहीं बुला सकते। वोटिंग पावर एज द केस में भी जैसे भी डिसाइड किया जाता है, उनकी वोट परसेंटेज जैसे भी डिसाइड की जाती है, उस वोटिंग पावर में आपको देखना है कि 95% या उससे ज्यादा के लोग अगर एग्री कर जाते हैं तो आप शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हो, अदरवाइज नहीं बुला सकते ना। फिर एक यहाँ पे प्रोविजो आता है। प्रोविजो बेसिकली क्या कह रहा है कि सपोज करो 2 टाइप के मेंबर होते हैं। एक मेंबर ऐसे हैं जिनको कि सभी रेजोल्यूशन के ऊपर, सभी चर्चों के ऊपर वोट करने की अनुमति है, मतलब परमिशन है। एक आपने देखा था डिफरेंशियल वोटिंग राइट का भी एक क्लास ऑफ मेंबर हो सकते हैं, क्लास ऑफ शेयर्स हो सकते हैं। अगर कुछ ऐसे क्लास ऑफ शेयर्स हैं जो कि हर चीजों के ऊपर वोट नहीं कर सकते, तो वो वाली क्लास भी एग्जिस्ट कर सकती है। अब यहां पे बात क्या आ रही है भैया किसको कहां जोड़ा जाएगा? तो सिंपल सी बात क्या है
कि जो मीटिंग की चर्चा है उसके ऊपर होगा। देखो जब आपकी एजीएम की बात हुई तो क्लास की चर्चा ही नहीं थी, एजीएम की जब बात हुई तो वहां पे क्लास की बात ही नहीं थी। क्लास की बात यहाँ पे आई है जहां पे मेजोरिटी ऑफ मेंबर इंटाइटल्ड टू वोट वाला पॉइंट आया, वहां पे क्लास की एक तरीके से चर्चा होगी कि भैया वोटिंग का राइट है भी कि नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल तो है बट वोटिंग का राइट ना हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो क्या कहा गया कि भैया जो हमारा मुद्दा है, सपोज मीटिंग का ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर हम एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं जिसके अंदर जिन जिन का रेजोल्यूशन मतलब जिन जिन की वोटिंग होगी उनके 95% देखे जाने और उनकी मेजोरिटी देखी जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है कि 10 लोग हैं सपोज अगेन, उसमें से 8 लोग ऐसे हैं जो कि उस मुद्दे पे वोट करेंगे जिसकी मीटिंग चल रही है, 2 लोग ऐसे जो वोट ही नहीं करेंगे। तो उस 8 में से हम ढूंढेंगे मेजोरिटी को, उस 2 को वहां पे काउंट ही नहीं किया जाएगा। और कोई ऐसा मुद्दा है जहां पे पूरे 10 को लेने की जरूरत है तो पूरे 10 को काउंट किया जाएगा। तो डिपेंड अपॉन कि वहां पे किस चीज का रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, मीटिंग किस चीज के ऊपर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काउंट करने हैं कि किस किस मेंबर को वहां पे लेने की जरूरत है ऊपर वाले कंडीशन को फुलफिल करने के लिए और किस किस को लेने की जरूरत नहीं है ना। अगला पॉइंट आता है कंटेंट ऑफ नोटिस। नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो भैया सीधी सी बात है कि नोटिस के अंदर क्या होना चाहिए, डे डेट आर मतलब किस दिन होगा, किस दिन मतलब दिनांक एक तरीके से 21 तारीख 22 तारीख, डे क्या है वो संडे मंडे ट्यूसडे वटेवर, एंड आर क्या है किस घंटे किस टाइम पे आपकी मीटिंग रखी जाएगी, प्लेस क्या है कहां पे वो मीटिंग होगी, उसके ऊपर कौन से बिजनेस मैटर हैं जिसको कि ट्रांजैक्ट किया जाएगा मतलब उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर चर्चा की जाएगी, तो वो चीज भी वहां पे होना जरूरी है। और ये जो नोटिस है ये इशू बेसिकली कौन करेगा, तो इशू किसके द्वारा की जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ऑथराइज जो भी ऑफिशियल होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लो या कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर ऑथराइज है या कोई और ऑफिसर ऑथराइज किया गया है, जो भी होगा उसके द्वारा ये इशू किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑब्वियसली व्हाट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पे वो नोटिस को इशू करेंगे। नाउ ओमिशन टू सेंड नोटिस, आप नोटिस देना भूल गए। अब नोटिस देना भूल गए तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, यहाँ पे देखी जाएगी आपकी इंटेंशन। एक होता है कि आप भूल गए एक्सीडेंटली, मतलब आप भूल गया जी, आप नहीं ध्यान रहा और आप भूल गए, या किसी और रीजन से जिसको आप प्रूव कर सकते हो जी भैया ये जानबूझ के नहीं हुआ, डेलिबरेटली नहीं है, मतलब इंटेंशनली नहीं किया गया है। तो उस केस में अगर कुछ ऐसा है जो कि एक्सीडेंटल ओमिशन है, आप भूल गए हो या फिर सामने वाले के पास नोटिस नहीं पहुंचा है, ऐसी घटना घट गई, सपोज करो वो हो गया, चलो जी, फिर आपने मीटिंग कर ली, मीटिंग के अंदर कुछ डिसीजन लेना था वो डिसीजन भी ले लिया, तो क्या वो लोग आके ये कह सकते हैं कि जी हमें नोटिस नहीं मिला, हमने वोट नहीं किया, आपने जो डिसीजन लिया है वो इनवैलिड है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो सबसेक्शन 4 है वो यही कहता है कि अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है, मतलब जानबूझ के नहीं छोड़ा गया है, गलती से भूल चूक से छूट गया आपका नाम, आपको नोटिस नहीं पहुंचा, या फिर आपको किसी और रीजन से रिसिप्ट नहीं मिला, जैसे आपने ऊपर वाला पॉइंट देखा था कि हमने मेल कर दिया तुम्हें रिसिप्ट नहीं हुआ, तो अगर ऐसी भी कोई घटना हुई है तो उस सिनेरियो के अंदर आप कल को आके ये नहीं कह सकते कि जो भी आपने मीटिंग के अंदर प्रोसीडिंग्स डिस्कस की है वो सारी इनवैलिड हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसको इनवैलिड हम करार नहीं कर सकते, पहला पॉइंट ये कहता है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि अगर फेलियर है इस रीजन से कि आपको ऐसा लगा कि मैं नोटिस भेजूंगा अभी तो ये ऐसी एड्रेस पे है जहां की नोटिस सपोज नहीं जाएगा, या आपको एक भ्रम हो गया, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, आपको ऐसा लगा कि भैया क्या फायदा नोटिस भेजने का, ये जो एड्रेस है, ये जो मेंशन्ड है, इस पे तो डिलीवरी नहीं होगा। अगर ऐसे सिनेरियो की वजह से अगर आपने नोटिस भेजा ही नहीं तो उसको एक्सीडेंटल नहीं माना जाता, उसको माना जाता है कि ये काम आपने डेलिबरेटली किया है, इंटेंशनली किया है, जानबूझ के किया है, इसको ओमिशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो द थिंग इज कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आता है, ओनस, मतलब प्रूफ कौन करेगा कि ये जो काम है ये डेलिबरेटली हुआ है या फिर अनइंटेंशनली एक्सीडेंटल है। तो इस चीज को प्रूफ करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओनर्स टू प्रूफ है, वो आता है कंपनी के ऊपर। जी कंपनी प्रूफ करेगी कि ये कैसे हुआ है, और अगर वो प्रूफ कर पाई कि भैया ये एक्सीडेंटल है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन आपने कर ली, जो भी आपने मीटिंग के अंदर डिसीजन ले लिया, वो इनवैलिडेट नहीं माना जाएगा। बट अगर ऐसा होगा कि ये जानबूझ के है तो ऑब्वियस बात है कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे आ जाएगा। नाउ बात होती है सेक्शन 101 की प्राइवेट कंपनी की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के लिए क्या देखा था हमने कि भैया 101 जो है ये एप्लीकेबल तभी होगा जबकि स्पेसिफाइड हो उनके आर्टिकल के द्वारा। सेम टू सेम एप्लीकेबल होता है प्राइवेट कंपनी के साथ भी कि ये जो है सेक्शन ये उनके ऊपर तभी अप्लाई होगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दी आर्टिकल। तो एक तरीके से छूट दे दी गई कि वो आर्टिकल में चाहे तो जिस टाइप के रूल बना ले या फिर वो चाहे तो 101 को फॉलो कर ले, एक तरीके से छूट हो गई ना उनको। तो ये छूट कब दी जाएगी, अगेन वही चीज कि भैया कोई भी छूट दी जाती है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप डिफॉल्ट ना करो फाइलिंग के अंदर, मतलब कि आपका कोई भी डिफॉल्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग अंडर सेक्शन 92 एंड सेक्शन
137। अगर होगा तो फिर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, फिर आपके पास सेक्शन 101 जो है वो मैंडेटरी अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आपने कोई फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं करा हुआ तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पास पावर है कि वो चाहे तो इसको जोड़े, शामिल करे, चाहे तो वो ना करे, आपने रूल बना ले, कोई दिक्कत। ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें थी आपकी सेक्शन 101 मीटिंग्स के रिगार्डिंग। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी।